If you ask me very honestly, I would not have selected myself. I would have looked for a person who has been to Antarctica. Right. At least he knows what it's all about. Right. So it was too big a challenge for me. You get my point? I absolutely get your point. But here we are. And thankfully, I think maybe others like Dr. Qasim and others identified perhaps those qualities in you that you then perhaps... Which were not known to me also. I would say hats off to those people who really selected me. Right. M&M Talkies presents India's greatest journeys, Dakshin Gangotri. Chapter 3, Preparing for the Unknown. अंटार्कटिका पहुंचते ही एक टाइमर सा शुरू हो जाता है। किसी भी अंटार्कटिक मिशन के पास होते हैं लगभग 2 महीने अंटार्कटिका पहुंचने से लेकर अंटार्कटिका से निकलने के लिए, क्योंकि सर्दियों में अंटार्कटिका से जुड़ा 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा समुद्री पानी जम जाता है, जिससे हमारी सदर्न पोलर आइस कैप का साइज लगभग दुगना हो जाता है और जिससे किसी भी जहाज का गुजरना नामुमकिन सा हो जाता है। ये पानी सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए थोड़ा सा पिघलता है और फिर भी आपको जरूरत पड़ती है स्पेशलाइज्ड आइस क्लास शिप्स की जो अंटार्कटिका की आइस शेल्फ तक पहुंच सकें। तो पहला सवाल यह है कि दूसरे देशों ने अपना अंटार्कटिक बेस कैसे बनाया? और यह सवाल पूछा मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहमी AKA डैड से। बहुत संक्षिप्त में देखिए, ऐसा है, पहली चीज अंटार्कटिक में जितने भी देशों ने स्टेशन बनाए हैं वो 2 साल में क्यों बनाए हैं? बाकी देश क्या करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं कि जैसे तैसे करके अपने फाउंडेशन स्टोर निकालते हैं, एक कंस्ट्रक्शन पार्टी छोड़ देती हैं, वो कंस्ट्रक्शन पार्टी जितना कर सकती है वहाँ पर कर लेती है, फिर वहाँ पर थोड़े लोगों को छोड़ के बाकी लोग वापस चले जाते हैं। पूरे विंटर्स में वो लोग काम करते रहते हैं और उसको ऑक्यूपाई करने के लिए जो वहाँ की स्टेशन के साइंटिस्ट और वो लोग हैं वो अगले साल आते हैं। लेकिन भारत एक डेवलपिंग कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अपने अंटार्कटिक प्रोग्राम के तीसरे ही साल में वो करने की कोशिश करेगा जो पहले किसी और देश ने नहीं किया। देखो, ये कहना कि हमसे पहले किसी देश ने स्टेशन नहीं बनाया था गलत था। We were probably the 5th or 6th. Yes, we were the first country to complete it in 1 summer season, to the best of my knowledge. There is no need to do this. भाई एक कंस्ट्रक्शन टीम भेजो, साल भर एक बार उसने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उसके अंदर गर्मी है, साल भर करते रहिए आराम से। पंजाब में कहते हैं बुन पंखा लैंड की जरूरत नहीं होती। But the Iron Lady said you will construct it in 1. So we said we give it our best try. You go into an operation not certain that you will reach the result. But yes, but army also teaches you that after you've given your best to bow down your head and say, "Oh Lord, let thy will be done." So give it up the best shot. It worked. बाकी देशों के पास होता है पूरा 1 साल अपना बेस बनाने के लिए। थर्ड इंडियन एक्सपीडिशन के पास होंगे सिर्फ 60 दिन। कोई भी परमानेंट अंटार्कटिक बेस इतने कम वक्त में नहीं बनाया गया है। जब इंडिया का पहला मिशन अंटार्कटिका पहुंचा था तो एक लीडिंग साइंटिफिक जर्नल ने इसके बारे में आर्टिकल लिखा, एक थोड़ी सी शरारती हेडलाइन के साथ, इंडिया सीक्रेटली इन्वेड्स अंटार्कटिका। शायद यही वजह थी ऐसी कोशिश के पीछे कि इससे पहले अंटार्कटिक ट्रीटी से जुड़ा कोई देश हमारे मिशन पे ऑब्जेक्शन उठाए या किसी और वजह से इस मिशन में रुकावट आए, उससे पहले ही इंडिया अंटार्कटिका में अपनी प्रेजेंस बना दे। तो दूसरा सवाल यह है कि जब आप वो करने जा रहे हैं जो पहले किसी और ने नहीं किया, तो ऐसी कोशिश की तैयारी कहां से शुरू करें? मिशन लीडर डॉक्टर हर्ष गुप्ता के लिए यह एक बड़ा सवाल था।
I had never been to Antarctica. I had no idea about Antarctica, what it is. Right. So then the learning phase started. Right. Dr. Qasim took me to see the Prime Minister, and she was very happy to see a young man. And she discussed for some time, and she asked me many questions. For most of them, I had no answer. So I was asked to come and visit her a week later. And that week I was in DOD, and I got in touch with the British Antarctic Survey and the Soviet Union Antarctic people. And I must tell you, they were extremely helpful. The kind of information they gave me. एंटार्क्टिक एक्सप्लोरेशन से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी है इंग्लिशमैन रॉबर्ट स्कॉट और नॉर्वेजियन रोल्ड अमंडसन की। साल 1911 यानी 1911 में दोनों का सपना था साउथ पोल तक पहुंचने वाला पहला इंसान बनना। स्कॉट साउथ पोल तक पहुंच तो गए, मगर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा लहराता हुआ अमंडसन का नॉर्वेजियन झंडा, जो वहां पहले पहुंचकर उसे छोड़ गए थे। थके हारे स्कॉट ने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन सप्लाईज की कमी और गलत प्लानिंग की वजह से एक एक करके अंटार्कटिका की ठंड ने उनको और उनकी पूरी टीम को दबोच लिया। दोनों की याद में साउथ पोल पर अमेरिकन स्टेशन का नाम रखा गया है द अमंडसन स्कॉट स्टेशन। ऐसी और भी कहानियां हैं, और अंटार्कटिका में आज भी ऑपरेट करना खतरे से खाली नहीं है। किसी भी छोटी सी गलती का मतलब हो सकता है इंजरी, मिशन फेलियर या फिर मौत। और 1983 में डॉक्टर गुप्ता को पता था कि सिर्फ पक्के इरादों से यह मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। I'll just give you two examples. One is that when we go to Antarctica and we want to build a station, we carry all the building material in the hold of the ship. Now, if you reach Antarctica and the things that you need to build the station, the thing that you need first is 10 feet below. You cannot unload the whole ship. So one of the most important thing is that the whole of the ship should be loaded in the sequence so that whatever you need first is on the top. The second thing was very chilling. They showed me a video, a short video, where a Russian Soviet expedition had lowered a piston bully from the deck of the ship on the fast. Because a lot of people listening to this will not have a lot of reference to these terms, so could you please quickly define a piston bully if you can? Now, piston bully is a tracked vehicle. The best way of describing is that it's just like a tank. Right. Only it's much lighter. Right. And it moves on its own track. And that is important because it can go over a crevasse, it can go over 1 feet, 2 feet, or 5 feet kind of a thing. Like a tank moves, that's how it moves. So the Soviet people showed me a small movie where they lowered a piston bully on the fast ice and it just sank. And they couldn't do anything. So I also learned that when we will lower our piston bully, we would try to hook it to a rope, which will go for at least 50-60 meters. It moves in, and then once it is moving thing. So these were the things which are very important to learn. इंडिया के पास ना तो अंटार्कटिका में ऑपरेट करने का उतना एक्सपीरियंस था और ना ही बेस बनाने की टेक्नोलॉजी और जरूरी इक्विपमेंट। इसीलिए दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए जरूरी पड़ गया दुनिया से मदद मांगना। You know, we were quite clear that we did not have the expertise to construct a station which would sort of, stay safe in Antarctic conditions. So we decided, a decision was taken probably at a very high level, that we would import the first base from England. India decided to import it from Europe. And the structure apply was located in Hereford, UK, from where the basic structure came. And the services came from various other establishments in UK and Europe. So we had to go and get trained on. जब जून 1983 में इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक अनप्रेसिडेंटेड जीत हासिल की, उसी वक्त डैड और कुछ और मिशन मेंबर्स को जाना पड़ा हेरेफर्ड यूके बेस को बनाने और समझने की ट्रेनिंग के लिए, और स्पेशलाइज्ड स्नो व्हीकल्स की ट्रेनिंग के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अभय परनायक को जाना पड़ा जर्मनी।
So there were three of us who went to the factory to train. Right. When we went there, they had made arrangements for our stay, etc. So in my case, they told me that they had made arrangements in a hotel and that I could stay there, no problems. But I told them no, I would like to stay in the factory where the workers of the factory stayed. Right. So that was a request. They said no, it can't be accepted because they said you are chef de mission and you can't be made to stay here. The agreement with the country is so and so, so and so. But I insisted. I said no, I would like to do that. They said no, we'll have to seek permission from the embassy. So that was done, and then I stayed in a dormitory where their apprentices were staying. Right. So in the dormitory, my roommate was some 11-year-old boy from Bavaria who had come to learn. He was like an ITI student, छोटा सा. So he was my room partner there. इस मिशन से जुड़ी छोटी सी छोटी डिटेल का जानना हर मिशन मेंबर के लिए जरूरी था, क्योंकि जैसे कर्नल पवन नायर ने समझाया, आपके पास पूरे 60 दिन हो काम करने के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं। By that time, Structaply had built part of the structure, and we could actually put up the same structure we were going to put up in Antarctica there, so that we knew the drill and you could cut down on the time. Now the aspect of finishing the base in 2 months, which is the working season, 60 days is our plan. And as you are well aware, Antarctica is very unpredictable as far as the weather is concerned. Right. Blizzards can happen anytime. A blizzard can come without warning. Blizzard can last for a few hours. It can last for a few days. So we were bound to lose some time in this 60 days because of the blizzard. So you can't work in a blizzard condition. एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैड ने उठाया। The question is, how do you shit in Antarctica? Good question. How do you shit in Antarctic? Also a very important question. How do you? I mean, you flush what? Where does it go? The shit will freeze in your face. Also, you can't really go crap outside in Antarctica. You can't. No, I mean, it is incorrect. Because you live polluting the atmosphere. The crap of yours will not degrade. Oh yeah, that's the problem that they're facing on the Everest. Yes, it will not degrade. So how the hell can you pollute? Here comes the funny part. The difference in the design, the fault in the design of Structaply, because they didn't realize it was an Indian that were doing. The amount we crap. No, seriously speaking, it's probably about 5 times what a Britisher would do. Because we eat, we hog, we hit a पेट में ये तो बेकार नहीं आती कब हम खाते हैं। तो उससे क्या अकाउंटिंग करनी उससे क्या जो हमारे 8 लोग कितने लोग होते हैं, उन्होंने एक टॉयलेट बनाया था। हमने कहा भाई साहब ये एक टॉयलेट करोगे ये 2 दिन में बन जाएगा। काश मैं उस कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए उस वक्त वहां होता। लेकिन अब आते हैं तीसरे सवाल पे कि अगर हम दूसरों से मदद मांगने जा रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन था? Actually, the British were very, very, wary that we would not be able to finish the base. They thought it was too ambitious a plan because the British themselves had not done it. See, nobody had done that. Right. You see, the vehicles and all was okay because it was a training, but the basic getting the structure up, getting the services installed, getting the heating system, the electrical systems, the garage, the surgeries, the everything, the satellite equipment, the communication equipment. There was a lot of work to be done in 60 days. And they felt that it was too ambitious and we would not be able to do it. But we said we will give it a good full shot. कितने स्केप्टिकल? ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने हमारी मदद तो की, लेकिन अपनी एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट में उन्होंने इस मिशन को सिर्फ 15% सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी। गलत मत समझिए, ये उन्होंने हमारी बेइज्जती करने के लिए नहीं किया।
ये उनका अंदाजा इस कोशिश की कठिनाई का था, ऐसी कोशिश जो उन्होंने या फिर किसी भी दूसरे देश ने नहीं की थी। अब मकान बनाना एक बात होती है और घर बसाना कुछ और अंटार्कटिका में घर बसाने का मतलब होगा इस बेस पर 12 साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस की टीम का रहना और साइंटिफिक रिसर्च करना। ये टीम होगी इंडिया की पहली विंटरिंग पार्टी, और इन 12 में से एक हैं हरियाणा के कर्नल राम कुमार, जो डैड के साथ यूके भी गए थे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होगी करारी एंटार्कटिक सर्दी के बीच में बेस के सारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स को ऑपरेशनल रखना। उनसे मिलते ही मैंने उनसे एक सवाल पूछा। अच्छा, ये पापा ने मुझसे बोला था पूछने के लिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये सच है कि आपने एम्स्टर्डम में किसी म्यूजियम में जाके क्यूरेटर से पूछ लिया था? क्यूरेटर नहीं, वो देखने लायक है यहाँ पे नहीं, जो रिसेप्शनिस्ट है तो बैठा हुआ था, एंड वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, क्यों हमारी प्लानिंग थी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ देखी जाए, है मतलब यहाँ पे पेरिस की बात, ये बैक रहेगी तो देन आई वेंट टू हिम एंड आस्क्ड इज देयर एनी वॉच सिंग्स, तो फिर वो भाई आप जाजिलों में और उनको पता है, वो उन्होंने कहा यार तू ये इस का पूछ रहे है, तो साहब वर्ल्ड रिनोन प्लेस है, और तू यहाँ से ये पूछ रहा है कि हमें कोई वर्ड सिंग है तो हम रहे, वरना हम और नेक्स्ट जाते नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तो ये फैक्ट है वैसे। अचानक से छोटे गांव का लड़का अचानक से इंग्लैंड पहुंच जाता है, तो क्या जाता है दिमाग से? नहीं, हमें इंग्लैंड में तो ऐसे थे नहीं कि हमारी रूटीन ही होती थी, वहाँ 5 डेज वीक था, 5 दिन काम में लगे रहो, नेक्स्ट टू वो हमने क्या है नेबरिंग जैसे लोमिंग पकड़ा है या मोस्टली लोमिंग के साथ घूमता था। 2-3 दिन की छुट्टी है तो चलो यार इस दफा बेल्जियम और ये फ्रांस जो है पेरिस वगैरह ये घूम फिर आते हैं, तो वीकेंड पे निकल जाते थे। और इस विंटरिंग टीम के लीडर मेजर जनरल सत्या शर्मा ने बताया मुझे अपने सिलेक्शन के बारे में। But as you know, at that time I never thought that I will ever be somewhere in Antarctica and all that. It happened. It was on one of these days, May 1983, when Dr. Arunachalam came for a visit to Pune. He had taken over as scientific advisor to Raksha Mantri. And in the mess, in the officer's mess, over a glass of beer during lunchtime. So then he said that, you know, I've been given a mission by the secretaries, by Mrs. Gandhi, that we want to establish a permanent station in Antarctica. We have to man it. There is a group of 12 or 13 persons. And she has said that if you don't find anybody, then Arunachalam, you will have to lead. You will have to stay there. So he put up this question to me, that would you like to take on? I, without thinking anything, I said, yes, I'll take it on. And I sent a message to Delhi, and next day I was called for interview by the secretaries for leading this mission of wintering expedition of Antarctica, and they all interviewed me, Dr. Qasim, Dr. Arunachalam, then Dr. Varadarajan and all, and then they declared me fit that yes, I'm fit to lead this mission. But I was told that by June that yes, you are already in it, but I was wondering when the orders will come for me so that I can start getting into the hardware side of it. Right. I did not have any information, though I was getting information that some team is going to UK for selecting the material, some delegation is going to so-and-so place for selecting material, but I said if I have to stay in Antarctica and lead the group, then I should know what all is being done. So it was absolutely quiet. Nothing was heard on this. Right. So I was a little worried that I'm in it, but I'm out of it. And ultimately I got a message that was probably in September or October or so that I should report to Delhi and be ready to go to glacier training. ग्लेशियर ट्रेनिंग, ये मुद्दा है हमारे आखिरी सवाल का, कि जब इस मिशन से जुड़े काफी लोगों के पास बर्फ में काम करने का कोई अनुभव ही नहीं था, तो उनको इसके लिए कैसे तैयार किया गया? इसका जवाब देंगे डॉक्टर लक्ष्मण राठौर। मैं बर्फ से और पहाड़ से कोई डरता नहीं था जी। सच कहे तो बर्फ बस कभी कभार एज टूरिस्ट गए, उसके अलावा बर्फ से कोई
ताल्लुक नहीं था। और पहला ताल्लुक हाई आल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल जो मचोई ग्लेशियर है, हास का एक डेट कैंप है सोनमर्ग में, वहाँ भेजा और वहाँ से फिर आगे ग्लेशियर पे भेज दिया और वहाँ फौज के साथ रह करके और पूरा जो है प्रशिक्षण दिया। शुरू में डर लगता था, तो डर लगता था तो एक हमारे सरदार जी सूबेदार इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने कहा डरना नहीं है, और यहाँ तो अक्सर गिरते हैं टूटते हैं, ये बहुत सामान्य बात है, इसलिए घबराए नहीं। तो हमें लगा कि यार ये कह रहे हैं कि गिरते हैं टूटते हैं फिर भी डरना नहीं है। डरना नहीं। ये पूरी प्रिपरेशन प्रोसेस, टीम सिलेक्शन, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट और हर तरह की ट्रेनिंग सिर्फ 8 महीनों में पूरी की गई। और फाइनली 3 दिसंबर 1983 को मिशन गोवा से निकलने के लिए तैयार था। लेकिन खुले समुद्र को पार करके अंटार्कटिका पहुंचना, ये 25 दिन का सफर इतना आसान नहीं होगा। You were listening to India's greatest journeys, Dakshin Gangotri. an Eminem original. This podcast, inspired by the historic mission Dakshin Gangotri of 1983, uses creative liberties and dramatizations to enhance the storytelling experience. The creators, producers, directors, artists, and all individuals associated with this podcast do not intend to malign, defame, slander, or offend any person, place, region, country, religion, community, or individual. Every effort has been made to respectfully represent the armed forces, uniforms, and national representatives. Any inaccuracies or deviations are entirely unintentional. The podcast does not endorse smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.